दोस्तों कल्पना कीजिए आपने अभी एक रोटी का टुकड़ा खाया है। क्या आपको पता है यह रोटी आपके शरीर के अंदर लगभग 8 से 10 मीटर लंबी यात्रा करने वाली है। इस सफर में यह कई अंगों, एंजाइम्स, एसिड्स और हार्मोन से होकर गुजरेगी और अंत में यही रोटी आपके बॉडी को एनर्जी, मांसपेशियां, ब्लड और यहाँ तक कि नई सेल्स बनाने में मदद करेगी। लेकिन सवाल यह है कि एक साधारण रोटी आखिर बॉडी के अंदर ऊर्जा में कैसे बदल जाती है? स्टमक में कौन सा एसिड भोजन को तोड़ता है? लीवर को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्यों कहा जाता है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज को शरीर की सबसे रहस्यमय ग्रंथि क्यों माना जाता है? आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी यात्रा को यूपीएससी लेवल की गहराई के साथ समझेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मानव शरीर एक अत्यंत जटिल जैविक मशीन यानी बायोलॉजिकल मशीन है। जिस प्रकार किसी व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे बॉडी को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन भोजन सीधे शरीर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। पहले इसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है। भोजन को सरल रूप में बदलने की इसी प्रक्रिया को डाइजेशन यानी पाचन कहते हैं। पाचन का मुख्य उद्देश्य है भोजन को ऐसे पदार्थ में बदलना जिन्हें बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके और उसका उपयोग कर सके। अब समझते हैं व्हाट इज डाइजेशन। देखिए, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सरल और घुलनशील पदार्थ यानी सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में बदला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रोटी में उपस्थित स्टार्च ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदलते हैं, फैट जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटती है। यही छोटे अणु बाद में ब्लड द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। डाइजेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक है मैकेनिकल डाइजेशन यानी यांत्रिक पाचन और दूसरा केमिकल डाइजेशन यानी रासायनिक पाचन। देखिए, यांत्रिक पाचन में जो है भोजन को दांत और पेट की जो मसल्स होती है उसके द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जबकि रासायनिक पाचन में विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा भोजन को रासायनिक रूप में तोड़ते हैं। तो चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार। देखिए, मानव पाचन तंत्र दो मुख्य भागों से मिलकर बना है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और दूसरा होता है सहायक अंग यानी एसेसरी ऑर्गन्स। देखिए, जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, वो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी नली होती है और इसके मुख्य भाग होते हैं माउथ यानी मुख गुहा, फेरिंग्स यानी ग्रसनी, ईसोफिगस यानी ग्रस नली, स्टमक यानी आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। उसके बाद है रेक्टम, उसके बाद एनस यानी गुदा। और इसकी बात करें एसेसरी अंग की बात करें तो इसमें आ जाएंगे आपके दांत, जीभ और स्लैबरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। इसके अलावा लीवर आ जाएंगे, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय और आ जाएगा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। दोस्तों अब आप कल्पना कीजिए कि आपने एक रोटी का टुकड़ा खाया। जैसे ही भोजन मुंह में प्रवेश करता है उसकी पाचन यात्रा शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पाचन पेट में शुरू होती है, लेकिन रियल में यह पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो जो होता है पाचन तंत्र का गेटवे यानी प्रवेश द्वार होता है। यह तीन महत्वपूर्ण संरचनाएं कार्य करती है। पहला है दांत, जीभ और तीसरा है लार ग्रंथि यानी सलेवरी ग्लैंड। यहीं से भोजन का पहला वैज्ञानिक प्रोसेसिंग शुरू होती है और ये तीनों मिलकर भोजन को आगे की पाचन प्रक्रिया के लिए तैयार करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले तीथ के बारे में समझ लेते हैं। दांत मानव पाचन तंत्र के पहले मैकेनिकल प्रोसेसर हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। यदि भोजन को अच्छी तरह न चबाया जाए तो आगे के एंजाइम प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। एक स्वस्थ वयस्क मानव में सामान्यतः 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जबकि बच्चों में 20 मिल्क टीथ होते हैं। देखो, मिल्क टीथ को डिसूडियस टीथ यानी टेम्पोररी टीथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक डेंटल फार्मूला आप याद रखिएगा 2123 यानी आईसीपीएम। देखिए, इसके आधे जबड़े में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स पाए जाते हैं। ऊपर और निचले जबड़ों को मिला करके कुल 32 दांत होते हैं। अब बात करते हैं इंसीजर की यानी कृंतक दांत की। देखिए, इंसीजर जो है मुख के सामने होता है और इनकी संख्या 8 होती है। इनका आकार जो होता है चीजल यानी छेनी जैसा होता है और इनका मुख्य कार्य जो होता है भोजन का कटिंग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैनाइन यानी रदनक का। ये जो होता है ना, नुकीले दांत होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। इनका मुख्य कार्य जो होता है ना, भोजन को फाड़ना यानी टीयरिंग करना होता है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें कैनाइन अत्यधिक विकसित होते हैं।
अब बात करते हैं प्री मोलर्स की यानी अग्र चवर्नर की। इनकी संख्या 8 होती है और इनका मुख्य कार्य भोजन को क्रशिंग यानी कुचलना होता है और ये इंसीजर और मोलर्स के बीच स्थित होते हैं। नेक्स्ट है मोलर्स यानी चवर्नक। इनकी संख्या 12 होती है और इनमें विजडम टीथ भी शामिल होता है। इनका मुख्य कार्य जो होता है ना, भोजन को बारीक पीसना यानी ग्राइंडिंग करना होता है। पाचन की दृष्टि से मोलर्स जो है सबसे महत्वपूर्ण दांत माने जाते हैं। ठीक है, देखिए मानव दांत से संबंधित एग्जाम में जो तो 3 टर्म्स बार बार पूछे जाते हैं। एक होता है थेकोडोंट, डाइफोडोंट और हेट्रोडोंट। देखिए मनुष्य जो है उसके जो दांत होते हैं वो थेकोडोंट होते हैं क्योंकि दांत हड्डियों के सॉकेट में जुड़े होते हैं। डाइफोडोंट का मतलब होता है कि 2 बार दांत का आना। ठीक है, पहले मिल्क टीथ और बाद में परमानेंट टीथ। मनुष्य जो है हेट्रोडोंट होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के दांत अलग अलग कार्य करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये था, निम्न में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो देखिए जितने भी मैमल्स यानी स्तनधारी होते हैं उनके दांत थीकोडोंट, हेट्रोडोंट होते हैं और जो मछली होता है ना इनके दांत होमोडोंट और एक्रोडोंट होते हैं, इसलिए इसका आंसर मछली हो जाएगा। दांत जो है ना 3 परतों से मिलकर बना होता है जिसका सबसे बाहरी परत को इनेमल कहते हैं और ये जो इनेमल होता है ना कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दांत का इनेमल किससे बना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, साथ में एक और क्वेश्चन दिख गया, इसको भी करा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि टूथ डीके किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? याद रखिएगा दांत का जो पीएच मान अगर 5.5 यानी 5.5 से कम होने पर दांत का जो क्षय होता है वो शुरू होने लगता है। चलिए अब बात करते हैं स्लेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि की। देखिए मनुष्य में 3 जोड़ी स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है मेनली। ठीक है, एक होता है पैरोटेड ग्लैंड, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पैरोटेड ग्लैंड की। देखिए पैरोटेड ग्लैंड मानव शरीर का सबसे बड़ा स्लेवरी ग्लैंड होता है। यह जो होता है ना ईयर यानी कान के ठीक नीचे और सामने स्थित होता है। यह मुख्य रूप से पानी जैसी पतली लार जिसको सीरस सलाइवा कहते हैं उसका निर्माण करता है। इसी लार में स्लेवरी एमाइलेज जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। अच्छा, टाइलिन का स्पेलिंग याद रखिएगा, देखिए इसमें पी साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसी स्लेवरी एमाइलेज को हम लोग क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं, ये इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है ना मैंडिबल, तो देखिए ये जो होता है ना निचले जबड़े यानी मैंडिबल के नीचे स्थित होता है। ठीक है, यह मिश्रित प्रकार की लार बनाती है यानी इसमें सीरस और म्यूकस दोनों प्रकार के लार का सिक्रेशन होता है। यह दैनिक लार उत्पादन का सबसे बड़ा जो है भाग प्रदान करता है। अब बात करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में। देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे स्थित होता है। यह मुख्य रूप से म्यूकस सलाइवा बनाती है। यह भोजन को चिकना बनाकर निगलने में सहायता करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनाता है। लार में दोस्तों लगभग 99% जल होता है और शेष 1% में दोस्तों क्या क्या होता है? तो देखिए म्यूकस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, लाइसोजाइम, बाइकार्बोनेट्स आयन और स्लेवरी एमाइलेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इसके कॉम्पोजिशन है उसको समझ लेते हैं। देखिए स्लेवरी एमाइलेज की अगर बात करें, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे? टाइलिन एंजाइम भी बोल रहे थे। यह क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना शुरू करता है यानी रोटी, चावल और आलू का पाचन मुख्य रूप से मुंह में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, म्यूकस की बात करें तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन को चिकना यानी लुब्रिकेंट बनाना होता है। म्यूकस की सहायता से भोजन आसानी से निगला जा सकता है और भोजन नली में घर्षण कम होता है। लाइसोजाम की बात करें तो लाइसोजाम दोस्तों एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। मुंह के अंदर प्रतिदिन लाखों बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं। लाइसोजाम क्या करता है? इन हानिकारक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है सेल वाल उसको तोड़कर उन्हें नष्ट करने में मदद करता है। यानी यह मुख्य की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली यानी नेचुरल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। बाइकार्बोनेट्स क्या करता है? ये मुंह के पीएच को नियंत्रित करता है। जब बैक्टीरिया भोजन के पार्टिकल्स पर कार्य करते हैं तो एसिड्स बनता है और यह अम्ल दांतों को नुकसान पहुंचाता है। बाइकार्बोनेट्स इस एसिड को निष्क्रिय करके मुख का पीएच लगभग 6.8 से 7.2 के बीच बनाए रखता है। और अभी हमने क्वेश्चन भी करा दिया कि अगर मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो क्या हो जाता है? टूथ डीके शुरू होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। देखिए लार में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और फॉस्फेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। ये माउथ में जल संतुलन बनाए रखते हैं और दांतों के इनेमल की सुरक्षा में सहायता करते हैं। दोस्तों लार में एक इम्यूनोग्लोबिन ए या आईजीए नामक एंटीबॉडी भी पाया जाता है।
यह क्या करता है, तो यह वायरस और बैक्टीरिया के विरुद्ध शरीर की रक्षा करता है। इसे मुख की लोकल इम्यूनिटी का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आप समझ लेते हैं टंग एंड टेस्ट बर्ड्स के बारे में। देखिए, जीभ यानी टंग मानव शरीर की सबसे लचीली मांसपेशी में से एक है। यह केवल स्वाद पहचानने का अंग नहीं है। जीभ भोजन को इधर उधर घुमाती है, उसे लार के साथ मिलाती है, बोलने में सहायता करती है और निगलने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें पपिल कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं पपिल में टेस्ट बर्ड्स उपस्थित होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की जीभ पर लगभग 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक टेस्ट बर्ड में लगभग 50 से 100 स्वाद ग्रहण करने वाली कोशिकाएं यानी टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होती हैं। पहले यह माना जाता था कि जीभ के अलग अलग भाग अलग अलग स्वाद पहचानते हैं। जैसे मीठा जो है आगे वाले भाग से, बिटर जो है पीछे वाले भाग से, सावर जो है किनारे वाले भाग से। लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह पूरी तरह सही नहीं है। जीभ का अधिकांश भाग सभी स्वादों को पहचान सकता है, फिर भी कुछ क्षेत्रों की संवेदनशीलता अधिक होती है। जैसे जैसे स्वीट यानी मीठा स्वाद जीभ के अग्र भाग में अधिक महसूस होता है। साल्टी यानी नमकीन स्वाद सामने और किनारों पर अधिक महसूस होता है। सावर यानी खट्टा स्वाद जीभ के किनारों पर अधिक संवेदनशील होता है। बिटर यानी कड़वा स्वाद पीछे के भाग में अधिक तीव्रता से महसूस होता है। एक और स्वाद होता है उमामी स्वाद, जो प्रोटीन युक्त भोजन से जुड़ा है। जीभ के लगभग पूरे भाग में ये उमामी स्वाद महसूस किया जाता है। ठीक है, देखिए उमामी शब्द जो है जापानी भाषा से लिया गया है। इसे पांचवा स्वाद माना जाता है। ठीक है, यह स्वाद मुख्य रूप से ग्लूटामेट और एमिनो एसिड से संबंधित होता है। जैसे मांस, अंडे, पनीर, मशरूम और टमाटर में उमामी स्वाद पाया जाता है। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक देखेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मुख में भोजन का आंशिक पाचन होने के बाद जब ये फेरिंग्स और इसोफिगस के द्वारा होते हुए जब स्टमक में पहुंचता है तो वहां पे भोजन के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, इन सबको हम लोग एनिमेशन के माध्यम से फिर से समझेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।